जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो गद्दार राहुल गांधी आज बोल रहा है, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, तो ये बहुत बड़ा गद्दार देशद्रोही है। ये आज की सरकार के बारे में नहीं बोल रहा, ये याद दिला रहा है जो हमारे भारत के लोग हैं जिनको नहीं पता, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी नहीं पता कि इसके ख़ानदान ने क्या क्या सरेंडर कर दिया। देखिए, सबसे पहला जिसके बारे में कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ, मोतीलाल नेहरू। पहले भी मैं बता चुका हूँ। मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले, बाप बेटे ने मिलकर, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर किया। किस लिए? बहुत छोटी सी बात पे कि जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया था अंग्रेज़ों ने। ये दोनों बाप बेटे लौट गए उसके चरणों में, बोले जितने जूते मारने हमारे सिर पे मार लीजिए, हमें गंजा कर दीजिए साहब, आप ही हमारे मालिक हो, लेकिन हमारे बेटे को जेल में नहीं डालो। मेरे बाप की बात मान लो। जवाहरलाल नेहरू कह रहा है मुझे जेल में मत डालो, मैं नहीं रह सकता। तो ये गद्दार अपने 5 पीढ़ियों का इतिहास बता रहा है, गद्दारी का 5 पीढ़ियों का। और ये इसकी औकात ही नहीं वीर सावरकर जी के लिए बोलने की। वीर सावरकर जी जैसे महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपना तन मन मन सब कुछ देश के लिए न्यौछावर किया, और वो मरे भी तो अपनी मर्जी से, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला अब सारी दुनिया देख ली, जो करना था कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक कांतवास में चले गए थे, और 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने खुद, ये वीर सावरकर जी का इतिहास है। और इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पे बलिदान हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए ये होते हैं। और उसके बाद देखिए, जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही इसने आधा कश्मीर पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। गद्दार नेहरू, माँ द्रोही, माँ विद्रोही ख़ानदान, 5 पीढ़ियों का इतिहास इसका ख़ानदान। उसके पहले का तो मुझे पता नहीं, वो भी सरेंडर करने वाला ही गद्दार ही होगा, उसके पहले की पीढ़ियाँ भी इसकी। उसके बाद देखिए, फिर समझौता किया, जो सिंधु जल समझौता 1960 में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। कितना बड़ा सरेंडर कर दिया। हमारा इतना बड़ा देश, हमारे को सिर्फ 20% और उसको पाकिस्तान को 80% सरेंडर की एक और कहानी। उसके बाद 1962 में नेहरू ने हमारी वायुसेना को चीन पर हमला करने की परमिशन ही नहीं दी, इजाज़त ही नहीं दी, और हमारे जवानों को कैसे वीर गति, बिना दस्ताने, बिना जूते, बिना वर्दी के, फटी पुरानी वर्दी, ठंड में उधर कैसे इसने मारा। और चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन, भारत भूमि की, जिसे हम माँ कहते हैं, उसको सरेंडर कर दिया। 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की भूमि। तो ये सरेंडर ख़ानदान है। उसके बाद आ जाओ, 1965 में जो हमने जीता था, वो इंदिरा गांधी ने वहाँ आने के बाद वापस कर दिया। 1971 में 93,000 सैनिक पाकिस्तान के लेने के बाद भी हमारे 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाई, और 7वां बेड़ा आ गया था। तो बाद में रशिया की मदद ली थी इसने, लेकिन बाद में रशिया और अमेरिका दोनों चढ़ गए थे। अभी बोले रुक जा इंदिरा। इसको बोलते हैं सरेंडर, जो इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया, पता नहीं कितनी ही बार किया। उसके बाद इसके बाप के ऊपर और राजीव गांधी के ऊपर, इसने श्रीलंका में जो हमारे सैनिक भेजे थे, श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों से लड़ने के लिए, उसमें हमारे 2000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। 2000 सैनिक। किससे पूछा था इसने? कौन से संसद का विशेष सत्र बुलाया था इस गद्दार राजीव गांधी ने, जो सैनिक भेज दिए थे बिना किसी की इजाज़त के। और उसके बाद जब खुद ही समझ गया मैं कुत्ता बन चुका हूँ राजीव गांधी, तो वापस भी बुला ली सेना।
लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन ये मारा गया बेमौत। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री था वो, हम मानते हैं उसे, लेकिन बेमौत मारा गया। ये सरेंडर होता है। इसका गंदा खानदान सरेंडर करता रहा, और उसके बाद फ्लीट ले लेके ऐशियाँ करता रहा है साला, दारू के जश्न हमारी नेवी को ले जाके। ये गद्दारों की निशानी होती है। और ये उसके बाद आ जाओ, इसकी माँ नचनिया जो बारबाला थी, एंटोनियो मानियो, वो तो सरेंडर करती ही रही है। वो तो चीन के आगे सरेंडर करने के लिए अपने बेटे को लेके उससे एग्रीमेंट पे साइन करा रही है। तुर्की में ऑफिस खोल रहा है। तो ये तो सरेंडर करने वाला है। इनका खानदान का गंदा इतिहास है। ये खुद भी सरेंडर ही है। ये खुद छुपते छुपाते चीन के पहुंच गया था। सोचिए, मिलने के लिए जब गलवान का हमारा हो रहा था पंगा, लेकिन जब पता लगा तो मुकरने लग गया, नहीं नहीं मैं गया। लेकिन ये चीन ने बोला ये हड्डी के लायक है, हमारी बस हड्डी के लायक, ये 2 हड्डियों के लायक है बस। इसलिए चीन ने खुद बता दिया, चीनी दूतावास ने, कि हाँ ये राहुल गांधी अपने ख़ानदान के साथ मिलने आया था हमारे से। तो सोचिए कितना बड़ा ये गद्दार है। और मतलब चीन ने इसकी क्या इज्जत रखी। जिस चीन को और पाकिस्तान को ये आज बचाना चाहता है, वो चीन को चीन इसको सिर्फ एक हड्डी के लायक समझता है। ये हड्डी का टुकड़ा है, बस इसके आगे फेंक दो तो ये पूंछ हिलाएगा ज़िंदगी भर आगे पीछे, और वही ये कर रहा है। और उसके बाद देखो, जब ये गया था बॉर्डर पे, तब भी चोरी छुपे कह रहा था नहीं मिला, तब भी चीनियों से मिल के आया था वहाँ पर। तो ये है सरेंडर। इसका खानदान का इतिहास ही पूरा भरा पड़ा है सरेंडर से। भारतवासियों, ये ऐसा देशद्रोही गंदा गद्दार खानदान है कि आप बस कुछ पूछिए ही मत। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी गंदी गंदी हरकतें। और आज ही जो इसने गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको धमका दिया है। बोले तू तो सेना का अपमान करता रहता है। मैं कह रहा हूँ ये जिहादी है, नंबर 1 जिहादी। पहले भी मैंने बोला है, 1 नंबर जिहादी ममता बनर्जी है, दूसरे नंबर पे ये जिहादी है। उसमें मुसलमान का नाम नहीं लेता हूँ, ये हिंदू ही 2 सबसे बड़े जिहादी हैं भारत के। सोचिए कैसा नमक हराम है ये। इसकी 1 मिनट में पाकिस्तान बात उठा लेता है और दे देता है। चीन थोड़ा सियाना है, वो बोलता है ये हड्डी, ये कुत्ता है, इसकी बात हमको उठाने की ज़रूरत नहीं है। चीन के सामने तो इसकी कुछ नहीं गलती। बस पाकिस्तान 2 टकेगा तो इसके बयान उठा के। लेकिन इसी के साथ मैं बताता हूँ कि अब इसका आखिरी समय आ चुका है। ये अब ज़्यादा दिन इसका चलने वाला नहीं है। सरेंडर करने वाला महागंदा 5 पीढ़ियों का इसका इतिहास, खानदान का भ्रष्टाचार का इतिहास, इसके 5 पीढ़ियों का, वो आपको सब पता है। कितने वीडियो आपने देखे, मैं बार बार नहीं बोलता उसके लिए। और ये सुअर जब बोलता है ना, तो आप इसकी शक्ल देखिए, इसके चेहरे पे नकली हंसी रहती है, बिल्कुल नकली हंसी। ऊपर से इसका चेहरा ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके चेहरा उतरा हुआ रहता है, आग लगी रहती है। अब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको धमका दिया है, फिर भी ये सेना का अपमान। आज 4 जून है, 4 जून, इसको तन बदन में आग लगी हुई है। आज के दिन ही रिजल्ट आया था, उसके बाद ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। आज 4 जून वही तारीख है, तो ये छटपटा रहा है। और कैसे ऐसे हमारे देश में बैठे हुए ऐसे गद्दार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जिहादियों की बात छोड़ो, वो तो देखना चाहते हैं, वो तो भारत को अपना देश ही नहीं मानते। लेकिन जो सनातनी है वो इसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बताइए, इसका चेहरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर ऊपर की नकली हंसी हंसता है, इसके अंदर कोई मतलब चेहरे पे रौनक नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हमने गलती करी, तो ये बार बार गलतियां कर रहा है। ये गलतियां मतलब जानबूझ के कर रहा है कि मैं मालिक हूं भारत का, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
ना कोई सुप्रीम कोर्ट की औकात है, ना मोदी की औकात है, ना किसी हाई कोर्ट की औकात है। ये वो समझ रहा है सबसे ऊपर अपने को राजा। इसीलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से, इसको अभी सीरियसली ले लीजिए। मोदी जी सीरियसली ले लीजिए इसको। ये बहुत गंदा इंसान है। ये जब तक रहेगा भारत का नुकसान करता रहेगा। अब इसको हेराल्ड केस है और पता नहीं कितने केस है इसके ऊपर। इसको अब जेल में डालिए, ये ज़िंदगी भर बाहर ना निकले। और इसकी माँ को भी डालिए जो बाहर वाला है, नचनिया, एंटियोनी मानिया, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब गंदा खानदान। अब ये हटना चाहिए, क्योंकि ये देश का कभी था ना है, ना कभी आने वाले। इसकी पीढ़ियां होगी, पीढ़ियां का अब तो इसके साथ ख़त्म ही है सब कुछ। अब देखिए ना, वो प्रियंका गांधी की नई नौटंकी चालू हुई है, अपने बच्चों का आगे गांधी बता रही है, गांधी है। कैसा लालची खानदान है। मतलब मोदी जी बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो गया, मैं कह रहा हूँ। और एक बात और मैं बताता हूँ, सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया, भारत की ये एक तरफा जीत है, भारत की ये एक तरफा जीत है, समझे ना। लेकिन ये गद्दार मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान खुद मान रहा है, पाकिस्तान का एक एक बंदा मान रहा है कि हमें बहुत बुरे तरीके से मारा। पाकिस्तानी सरकार मान रही है, पाकिस्तानी सेना के जो लोग टीवी पे आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो मान रहे हैं कि भारत ने बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत कुत्ता बना के मारा हमें, ऐसा मारा कि हम उठ नहीं पाएंगे कम से कम 2-3 साल तक। लेकिन ये इस बेशर्म को शर्म ही नहीं है। गंदा खून, गंदा जिहादी मानसिकता इसकी। सोचिए, मतलब कैसे ये। अभी इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहाँ कहाँ जाता है बाहर के देशों में, भारत में भी कहाँ कहाँ जाता है, किस किस देशद्रोही से मिलता है, किस आतंकवादी से मिलता है। वैसे तो मेरा पूरा अंदाज़ा है कि मोदी जी को सब कुछ पता होगा कि मोदी जी इतने किस किस के पास जाता है और किस किस से मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, इसके पास कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पैसा है इसके, बाहर के बैंकों में कहाँ कहाँ इसके पूरे ख़ानदान का पूरा रिकॉर्ड निकालिए। मोदी जी इसका वो हाल करिए, ये वो हाल करिए इसके ख़ानदान का। इसका तो करिए, इसकी माँ समेत इसकी बहन और जीजा का। ये सारा ख़ानदान देशद्रोही है, इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसका जेल में सड़ना बहुत ज़रूरी है इस ख़ानदान का। अरे सेनाओं का अपमान, हमारे सेनाओं का पूरे दुनिया गाथाएं गा रही है, इतिहास नया बना है। मैं भारतवासियों बोल रहा हूँ, ये एक नया इतिहास बना है। 1971 में अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था, रूस से मदद मांग के लड़ाई लड़ी थी इंदिरा गांधी, रूस से मदद मांग के। लेकिन जब हो गया तो रूस ने भी बोला रुक जा, अमेरिका ने भी बोला रुक जा, और ये चरणों में झुक गई। और 93,000 सैनिक देने के बाद भी 54 सैनिक हमारे नहीं ले पाई, सब कुछ दे दिया पाकिस्तान को। ये सरेंडर किया है इसकी दादी ने। तो इसका इतिहास गंदा है। सारे बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट कर रहे हैं ये भारत की एक तरफा जीत है। किसी न्यूक्लियर पावर देश के साथ किसी दूसरे देश का युद्ध हो और ऐसा भयंकर भारत ने मारा है पाकिस्तान को, एक न्यूक्लियर पावर को जो पाव पाव के बम करता रहता था। ये भारत की बहुत बड़ी एक तरफा जीत है, ये शानदार जीत है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली जीत है। ये नया इतिहास बनाया भारतवासियों, नया इतिहास बना है भारत का। ये नया इतिहास बना है कि बिना किसी देश की मदद के, बिना कोई देश बीच में आया भी नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई बीच में आने की या सरेंडर कराने की। सोचिए, जब ट्रंप को अचानक वो चरणों में गिरा पाकिस्तान, तो ट्रंप का फ़ोन आया मोदी जी को। ट्रंप को मोदी जी ने साफ कह दिया कि उसको बोलो पाकिस्तान को हमारे को फ़ोन करेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं रोकने वाले। लेकिन वो रुका भी नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ।
वो क्योंकि न्यूक्लियर अटैक देखो, मैंने आपको बताया था 17 वहाँ पे भूकंप आ चुके हैं। अब तो आज भी पता लगा है कि 6-7 भूकंप और आए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। बाकी जो कराची पे हमला किया, आप सुन रहे थे ना कराची पे, तो कराची पे हमला ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बंदरगाह पे हमला नहीं हुआ था। वहाँ इसका आर्मी बेस है, वहाँ कराची बंदरगाह से थोड़ी सी दूर, उस बेस को भी हमने उड़ा दिया। सोचिए क्या क्या। अभी हमारी नेवी तो कूदी ही नहीं। लेकिन मैं अभी आपको एक और बात बताता हूँ, अगर अब कोई पाकिस्तान ने नहीं भी कोई हरकत की ना, नहीं भी आतंकवादी भेजे या कोई गंदी हरकत नहीं, तो भी वो बचने वाला नहीं है, तभी भी मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो पीओके का हिस्सा है, 24 सीटें हमने रखी हुई है। अभी आज अनाउंस हो गया है कि जनसंख्या 2026 में मोदी जी शुरू कर देंगे पहला पार्ट। 2027 में जनगणना का दूसरा पार्ट, जातिगत जनगणना भी होगी 2027 में दूसरा पार्ट। तो उस जनगणना में मैं आपको कहता हूँ पीओजे के लोग भी आएंगे, और उस समय तक कश्मीर का आधा हिस्सा वापस आ चुका होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, पीओके का आधा हिस्सा वापस आ चुका होगा। और 29 का जो इलेक्शन होगा, इसी जनगणना जो होगी, बहुत बड़ा, ये भी एक मोदी जी के लिए हथियार बनेगा जीतने का, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ। लेकिन फिर कहता हूँ, उसी बात पे आइए, अब इसका सब भयंकर तरीके से इलाज होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसके पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, देशद्रोह। इससे बड़ा देशद्रोह हो ही नहीं सकता। इस राहुल गांधी के ऊपर, जिसको आप पप्पू के नाम से जानते हैं, पूरा देशद्रोह का केस होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अब इसको घमंड है ना, मैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं कुछ भी बोलूँगा। ना इसको इसके वकील बचा पाएंगे, ना इसको हाई कोर्ट के जज बचा पाएंगे, ना इसको सुप्रीम कोर्ट के जज बचा पाएंगे। मैं भारतवासियों आज आपको ये बात बोलता हूँ, इसको अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसका आखिरी समय आ गया है, इसकी ज़िंदगी जेल में सड़ने वाली है। इसके ऊपर इतने केस हैं, इतने केस हैं, एक एक में सज़ा होगी। अब वो ज़माना भी गया, जैसे लालू बाहर है, एक बार जमानत हो गई बाहर, वो ज़माने अब गए। अब जेल जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, और देखिए और स्टिक होते जाएंगे मोदी जी। चलिए भारतवासियों, वीडियो लंबा हो रहा है। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। भारतवासियों सावधान रहिए, आपके एक वोट की कीमत एक वोट की। चलिए, जय हिंद।